नमस्कार साथियों। आज हम जिस व्यक्ति को आपके साथ लेकर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप बिंदकी या फतेहपुर के बीच में होंगे तो पक्की बात है कि आप इन्हें जानते ही होंगे। पर अगर आप इनसे परिचित नहीं हैं तो मैं ये पक्का कह सकता हूं, 100% आपसे ये कह सकता हूं कि आज के इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप इनसे परिचित भी हो जाएंगे और आप इनसे प्रभावित भी हो जाएंगे। तो मैं स्वागत करने जा रहा हूं अपने इस पॉडकास्ट में नीलम भदौरिया जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टॉक्स विद कॉफी में। आज बेसिकली हमने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। आपने एक स्कूल स्टार्ट किया, जिस गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ाते थे उसको आपने इतने अच्छे लेवल पे लेके गए कि उस जो चीज़ देखने लायक थी। तो आज कुछ बातें हम उसके बीच से आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने स्कूल में ज्वाइनिंग की, या फिर आपका क्या सारा वो जर्नी थी, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे उसको। जर्नी जैसे कि हमारे स्कूल की जर्नी या मेरी नहीं, लाइफ आपकी की जर्नी? आपने किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब, आप पहले तो आपकी गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से लगी, वहां की जर्नी, और उसके बाद इस स्कूल आने की जर्नी। अच्छा, तो पहले हमारी शादी हुई, बचपन के बाद जल्दी शादी हो गई, यहीं से पढ़ाई वगैरह हुई। तो तब हम इतना ये भी नहीं जानते थे कि हाँ हम इस जॉब में और यहाँ इस मुकाम पर पहुंचेंगे। पर हमारे परिवार का सहयोग मिला तो हम विशिष्ट बीटीसी हमने किया। और विशिष्ट बीटीसी में क्या होता है कि हमने बीएड किया हुआ था, एमए बीएड। तो उसमें एक वैकेंसी निकली विशिष्ट बीटीसी, उसमें अप्लाई किया और उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। तो जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमारे डाइट में ये कहा गया कि आप विशिष्ट हो, इसलिए आपको विशेष करना है। तो वो बात हमारे अंदर घर कर गई कि हमने विशिष्ट बीटीसी किया है तो हमें कुछ विशेष ही करना है। वहां पर ऐसा हमें बताया गया कि भाई आप जाएंगे और गांव के बच्चे होंगे, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी निकली थी वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निकली थी। तो गांव में जाएंगे, गांव में कैसा परिवेश होगा। तो अभी भी काफी सुधार के बावजूद अगर आप गांव में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी के घर की परिस्थितियां हैं कि वो नहीं पढ़ा लिखा सकते या उनके माता पिता हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें रहती हैं। एक तरीके का तो बाहर का कल्चर नहीं है, अभी कल्चर नहीं है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं कहाँ, कब की? 99 की, क्योंकि 99 में हमारी नियुक्ति हुई थी। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम। हाँ, तो वही बता रहे हैं, कंपोजिट स्कूल पहरवापुर जो इस समय जाना जा रहा है, पहले प्राइमरी स्कूल पहरवापुर हुआ करता था जी। तो 1 से 5 तक की ही शिक्षा वहाँ पे बच्चे लेते थे। तो 99 में पहले ही मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मतलब मौका मिला कि 3 महीने के लिए हम यहाँ आए इंटर्नशिप में। तो काफ़ी कुछ मुझे स्कूल में वहाँ, एक तो पास में था बिनकी से, ये भी देखना था। फिर उसके बाद ईश्वर की अनुकंपा रही कि वही विद्यालय मुझे मिल गया, मतलब मैंने उसी को चुना कि मुझे पहरवापुर ही चाहिए और मुझे पहरवापुर मिला। और आपको बता दूं कि तब से आज तक मैं वहीं हूँ, और अगर ईश्वर की कृपा रही तो वहीं से रिटायरमेंट हो जाएगा। अरे वाह। नहीं, आपने उस स्कूल के लिए किया भी, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिसर्च की, अभी एक एक मुद्दों पे जब बात करेंगे ना, अगर मैं बात करने जाऊं तो मुझे लगता है 2-3-4 घंटे बहुत कम पड़ जाएंगे, जितना हम लोगों ने रिसर्च किया उसके बारे में। लेकिन छोटी छोटी बातें आज हम लोग करेंगे, समझ सकेंगे, लोगों को समझा सकेंगे किस तरीके से दुनिया में सोच से हर एक चीज बदली जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि वो मेरा निजी हो या फिर गवर्नमेंट का हो। हाँ बिल्कुल। तो आपने हम लोग को बताया, हम दोनों लोग को, कि मेरी ये जर्नी रही। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मुझे प्राइवेट स्कूल से आपको डिफरेंट कैसे बनाना था प्राइमरी स्कूल? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब हम उस समय जब अपने स्कूल में आए तो उस समय क्या होता था कि जो ये सरकारी स्कूल थे तो उनको लोग ऐसे देखते थे, अरे अगर किसी का बच्चा पढ़ा सरकारी स्कूल में पढ़ा, वहाँ क्या है। मतलब हर जगह प्राइवेट स्कूल की धूम मची हुई थी कि लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे कि नहीं हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। तो मैंने ये सोच लिया था कि कुछ ऐसा मुझे करना है कि लोग खुद आए हमारे इस सरकारी स्कूल में कि हमें एडमिशन चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़े, धीरे धीरे उस स्कूल में बदलाव लाना पड़ा, भौतिक परिवेश में बदलाव, फिर उसके बाद धीरे धीरे, उतना ही नहीं, लोगों के बिहेवियर चेंज करने में बहुत समय लगता है। अगर हम तो हमें लग गए इस यात्रा में 99 से अब तक हम लगे हुए हैं, तब लोगों में बदलाव कर पाए हैं। तो भौतिक परिवेश के अलावा अगर हम, भाई हमारे पास पैसा है तो हम
बहुत जल्दी अपना बदल सकते हैं विद्यालय, लेकिन लोगों की सोच में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। और वहां पर उन बालिकाओं के लिए कि भाई स्कूल कमाना, अपने घरेलू कामों में लगे रहना। और आपको पता होगा कि कोरसम उस समय जब हम आए थे तब भी अति संवेदनशील गांव था, बहुत ज्यादा, बहुत और ज्यादा। नशे में वहां के क्षेत्र में तो नंबर 1 बहुत नशे में, दूसरी बात चोरी और गुंडागर्दी, ये बहुत ज्यादा चलती थी उस बहुत समय। ज्यादा। बिल्कुल। तो उन परिस्थितियों में और उस समय, अभी तो कंपोजिट ग्रांट बढ़िया आ रही है कि हर विद्यालय में अच्छे से काम हो सकता है। उस समय नहीं आता था कुछ, 200 रुपए आते थे। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय क्या करेंगे बेचारे, चूने से ही पुतवा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो हमने धीरे धीरे लोगों में ये परिवर्तन करने की कोशिश की हमने कि बच्चे विद्यालय आए। उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, उन्हें अपने स्कूल में बुलाना पड़ा, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कराई। जब हम वहाँ पे एक्टिविटीज़ कराते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, उनको भी बुलाते थे, उनके साथ काम करना और उनको दिखाना। और इतना ही नहीं, वो मानने को तैयार नहीं थे कि भाई हम क्यों भेजें अपनी बिटिया को, बिटिया तो कल जाएगी दूसरे के घर। तो उनको ये समझाना टफ था, लेकिन असंभव नहीं था। बिल्कुल। और आज हमारे यहाँ कई सालों तक तो हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। फिर उन लड़कियों के गुणों को उनको देखना, फिर मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां जैसे आई नहीं रही हैं स्कूल, उनको छांट कर उनके दरवाजे की कुंडी खटका के उनको लाना, और उसके बाद उनके स्किल को देखना, उनके कौशल को देखना, फिर उसको निखारना। और ऐसा निखरी वो लड़कियां कि फिर वो अनुपस्थिति नहीं होती थी कि वो कल्चरल इवेंट में वो तो स्टेट लेवल तक विनर रही कई सालों तक। अरे तो अब जब पेरेंट्स भी आते थे, तो जब वो देखते थे कि हमारा बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है, फिर उन्हें प्रोत्साहित करना। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब किसी काम में पूरी शिद्दत से लगो तो पूरी कायनात तुम्हें रास्ता मिलते ही जाते हैं, कैसे कहते हैं। और रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल। आपका सीवीपी न्यूज का कॉन्सेप्ट क्या था? हाँ, सीवीपी न्यूज चैनल इस समय हमारा करंट का है और काफी पॉपुलर भी हो रहा है। बिल्कुल। सीवीपी पहले इसका मैंने नाम रखा था, ये हमारा एक इनोवेशन है, नवाचार है हमारा, जो 0 इन्वेस्टमेंट में है। कुछ नहीं, हमने एक बोर्ड बनाया और उसका जैसे कौन सा हमें रखना है लोगो, उसको सेट किया, लगाया। और पहले तो मैं बता रही हूँ कि ये चैनल है क्या, फिर बताऊंगी कि क्यों बनाया। बिल्कुल। और उसके बाद उसमें उसको बोर्ड लगा देते हैं। और बनाया हमने सीवीपी अभी है, पहले मेरा था पीवीपी न्यूज चैनल, अर्थात प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर न्यूज चैनल। अरे वाह। अब सीवीपी है कि कंपोजिट विद्यालय पहरवापुर। बिल्कुल। और बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे जो परिषदीय बच्चे होते हैं, आते हुए भी उनके गले में जबान अटक जाती है। अगर आप उनसे कुछ पूछो तो निकले मुश्किल से शब्द जो निकलते हैं, वो भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ये हम लोग साथ भी बचपन में बहुत होता था कि अगर कोई, ऐसे तो सब कुछ आता है, लेकिन अगर कोई कह दे क्लास में खड़े होकर सबके सामने बोलो, तब तो फिर यहाँ से आगे ही नहीं आता था कि होना क्या है। आवाज ही नहीं निकलती थी। बिल्कुल। तो उन बच्चों में मतलब आत्मविश्वास लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए फिर हमने ये न्यूज चैनल चलाया। तो असेंबली में या कोई भी इवेंट होता है तो बच्चों को दे देते हैं कि ये तुम्हें बोलना है, उनको ढंग बता दिया, वो रिपोर्टिंग करते हैं। अरे वो रिपोर्टर बनते हैं। और आपने देखा कि वहां लाइन लगी हुई थी बच्चों की कि मैं बोलूं कि मैं बोलूं। मैंने तो जब बच्चों से मिला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि क्लास 7th की बच्ची जो इतने अच्छे कॉन्फिडेंस में बात कर, मुझे नहीं लगता। हम बहुत कुछ देखते हैं मैम, ये चीज मैंने खुद नोटिस की है। अपने यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनकी फीस बहुत अच्छी है, 3-3, 4-4 हजार रुपए महीने की फीस है, पर वहां पर भी बच्चों को ये सुविधाएं नहीं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। सिर्फ 2 चीजें हो रही हैं, या तो पढ़ाई का प्रेशर है, या तो घर में जाकर उसको प्रैक्टिकल बनाने का प्रेशर है। 2 ही प्रेशर है, बच्चों को दे दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकल करिए, ये करिए जाकर। ऐसी सिचुएशन पे आपके माइंड में ऐसा क्या आता है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें, कॉन्फिडेंस लाना ये बहुत जरूरी है। ये कैसे आपके मन में विचार आया? तो हमने देखा था कि वहां पर जैसे बच्चों में अगर आ भी रहे हैं, तो अब बच्चे आ गए, मान लीजिए कि हमने किसी बच्चे को बुला लिया, वो स्कूल आ रहा है, लेकिन उसे बोझिल सा लग रहा है, भाई उबाऊ सा लग रहा है। तो एक्टिविटीज कराना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती हैं, तो उससे बच्चे लगे रहते हैं। क्योंकि अब हमारे पास चुनौती थी क्या, कि बच्चे को रोकना, और रोकने के बाद हमारी अगली चुनौती आ गई, इंटरेस्ट ले। तो फिर हमने रोल प्ले कराना शुरू किया कि कोई भी पार्ट है, कुछ भी है, तो रोल प्ले करने लगे। तो उस रोल प्ले के माध्यम से, और ये कला, संगीत
और आप समझिए कि शुरुआत में बच्चों को हमने ड्रम बजाना सिखाया और ये खंजली जो होती है उसके माध्यम से उस समय सन 2000 से बच्चे ट्रेंड होके वहाँ असेंबली में पूरे मतलब वाद्य यंत्रों के साथ वो लोग अपना परफॉर्मेंस देते थे। और आज भी अब नहीं सिखाना पड़ता, बड़े बच्चों को देख के छोटे अपने आप सीखते जाते हैं और असेंबली चलती जाती है। मॉर्निंग असेंबली हमारी योगा, पीटी, प्राणायाम, फिर दैनिक संस्कार, कहानी और उसमें श्लोक वाचन वगैरह सब कुछ होता है। अरे वाह मैम, एक बात हमेशा मेरे दिमाग में खटकती रही है, जब से मैंने स्टडी शुरू की, मैंने पढ़ाई की, एक बात जब भी मैं सोचता हूँ कि एक होता है बुक्स की नॉलेज, आपने किताबें उठाई, किताबें पढ़ी, बात खत्म। एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ जी। हम लोग दुनिया में जितने भी काम कर रहे हैं सब लोग एक वजह से कर रहे हैं, पैसा कमाना है। आज मैं कहता हूँ मैं अगर यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ या कुछ भी चला रहा हूँ तो आगे चल के मेरी भी एक मोटिव है कि नहीं कुछ मुझे अर्निंग होगी इससे, या कुछ होगा जिससे मैं अपनी सिचुएशन, अपनी फैमिली की सिचुएशन बिल्ड कर सकूंगा। कोई बच्चा डॉक्टर बनने को सोचता है, इंजीनियर बनने को सोचता है, यही सिचुएशन होती है कि आगे चल के कुछ तो पैसा कमाएंगे जिससे हम खुद का भी समाज का भी दोनों को मदद कर सकें। आपको क्या लगता है कि बुक्स की नॉलेज वो जरूरी है या प्रैक्टिकल नॉलेज वो जरूरी है? नहीं, मैं मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ने में बहुत होशियार हैं और अगर हमने दुनियादारी नहीं देखी है, हमको समाज की समझ नहीं है, तो हम बाहर सरवाइव कैसे करेंगे? हर बच्चे को अपना काम करना आना चाहिए। हर विषय में बच्चे का सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ नहीं, बच्चों को कई रास्ते पता होने चाहिए। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए वाला, ये भी आप मान सकते हैं। बिल्कुल, एक ही नाव पे अगर चलते रहेंगे पार तो हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ भी छेद हो गया तो फिर डूबनी पक्की है। डूबनी पक्की है। एक सर है मेरे, वो कहते हैं अगर पढ़ नहीं पाए तुम कुछ तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कहते हैं। नहीं, पढ़िए, पढ़ना और उसे समझना बहुत जरूरी है। अब अगर इसको हम पढ़ें और हम इसको समझ कुछ नहीं रहे, तो हम सिर्फ इसको पढ़े जा रहे हैं, तो पढ़ना अलग है, लेकिन समझ के साथ पढ़ना कि जो हमने पढ़ा तो उसका मतलब क्या है। मतलब आज ही मैंने कहीं पढ़ा था, किसी का कोर्स था कि थोड़ा पढ़ना, फिर ज़्यादा समझना, चिंतन करना, तो ये आगे आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और किसका था ये मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आज ही ये कोर्स मैंने पढ़ा था। मतलब कुल मिला के बात ये कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। समझना और बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक ऐसे पड़ाव की ओर जा रहे हैं जहां पर हम लोग जितनी भी विस्तार की बातें रही हैं इनको थोड़ा सा कम करके छोटी बातों पर लेकर आएंगे, परंतु ये बातें बहुत मजेदार होने वाली हैं। तो अब हमारी टीम की एक बहुत शानदार रैपिड फायर क्वेश्चन को करने वाले मिस आकांक्षा जी को हम बुलाएंगे, जो अब मैम के साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग भी जानेंगे मैम की रुचि, मैम की बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आप नहीं जानते। तो मैम अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और बहुत ही अच्छे सारे आंसर थे आपके। तो अभी तक थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन थे और सारे जो ना सीरियस वाले थे। तो अभी हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं जो कि होने वाला है रैपिड फायर, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आज तक आपने किसी को नहीं बताए पर वो आज आपको बताने पड़ेंगे। और मतलब मेरे सीक्रेट्स जानना चाहती हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपकी नजर में सक्सेस क्या है? सफलता। हाँ, देखिए, सफलता का तात्पर्य मेरी नजर में ये है कि पहले तो हम अपने लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उस पर परिश्रम करें, और लगातार परिश्रम, वो भी धैर्य के साथ, अधीर ना हो, तो सफलता जरूर मिलती है। और साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखें। और मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आपको अवार्ड मिल गया फिर भी आप काम करती हैं, तो मैंने कहा अवार्ड के लिए काम नहीं किया, ये तो मेरी हॉबी है और काम तो हम जब तक हैं तब तक हमेशा करेंगे। और एक मेरा अपना एक मंत्र है कि जो व्यस्त रहते हैं वो अस्त नहीं होते, रहते हैं और मस्त भी रहते हैं। तो ये है। तो 3 ऐसी चीजें जो आप मतलब जिसकी वजह से आप इतना एक्टिव रहते हो, इतना मोटिवेटेड फील करते हो, वो हम सब भी जानना चाहेंगे। 3 ऐसी चीजें बताइए जिसकी वजह से आप एक्टिव और इतना मतलब ना एनर्जी फील करते हो अपने अंदर। इसमें फंस गए। तभी तो ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, 3 ऐसी चीजें जिसमें मतलब एनर्जी फील करते हैं। देखिए, एक संगीत, एक कला, ओके, और एक स्टोरी।
तो यानी आपको किताबें पढ़ना पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। ठीक है, तो 5 ऐसी चीजें जिससे आपका स्कूल बाकी स्कूलों से अलग है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर 5 देखिए, ऐसी चीजें। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, सभी इस तरह के संसाधन, और बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी, बच्चों का आत्म कौशल, उनका आत्मविश्वास और बच्चों का सक्सेस होना। और कई गांवों के लोग अपने बच्चों का जो एडमिशन कराते हैं, ये भी विशेष बात है। हो गए 5 कि नहीं हो गए? हो गए। और बताऊं? ओके, तो जैसे कि आपका स्कूल इतना अच्छा है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो वैसे तो सारे फेवरेट होंगे क्योंकि सारे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं और इतनी ये अच्छी क्वेश्चन चीजें आपका हैं। गलत है भाई। नहीं, उसमें से कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपका वो फेवरेट हो, उन सारे बच्चों में से कोई एक। हाँ, नाम मत आप पूछिए। नाम मत लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा थोड़ा बता सा। दीजिए कि क्या वो करता है या क्या क्यों आपके लिए फेवरेट है। देखिए, नाम पूछने में क्या होगा कि वैसे तो मेरे सभी बच्चे दिल के करीब हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ ना करके भी आपके करीब हो जाते हैं। मैं भी पहेली में बताती हूँ कि मतलब वो आप में ही नजर रखेंगे कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किससे खुश होंगी, आप किससे नाखुश होंगी, और क्या बात आपको नागवार गुजर रही वैसा ना करें। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे दिल के करीब हैं। अब नाम लेके फिर और बच्चों के साथ बेईमानी होगी। तो मैम ने बिना नाम लिए उन बच्चों को बता दिया कि हाँ वो मेरे फेवरेट हैं। तो आज हम जानेंगे कि मैम की ऐसी कौन सी चीज है जो मैम को करना बिल्कुल पसंद नहीं पर फिर भी आप करते हो। मेरे मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या पसंद नहीं है पर आप फिर भी करते हो। फिर भी करना पड़ता है। मैं बता रही हूँ मुझे क्या पसंद नहीं है। स्कूल में जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, जो डिजिटल जो वर्क आता है कि ये डीबीटी, ये ऑनलाइन वर्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कि जो ये लेखा जोखा वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन करना पड़ता है और करती हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप बार बार उसे करते भी हो। हाँ, मुझे गायन बहुत पसंद है। अरे वाह। और कला पसंद है। अच्छा, और आप करते हो। आपको गायन बहुत पसंद है। हाँ। अगर 2 लाइन किसी कोई भी एक ऐसा गाना या कोई ऐसा लिरिक्स हो जो आपको याद हो, आप सुना सकते जो आप हमेशा गुनगुनाते हो फ्री टाइम पे। जीवन खत्म हुआ है तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ है तो जीने का ढंग आया, शम्मा जो बुझ गई है तो महफिल में रंग आया। ये पंक्तियां मैंने इसलिए बताया कि आज जब जिस पड़ाव में हम हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इनको अभी काम का नशा है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें उसमें और हम रम जाते हैं, बिल्कुल, और परिपक्वता आ जाती है। मैम आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है जो अभी तक आपकी मतलब मन में कहीं ना कहीं बना हुआ है? नहीं। ओके, मतलब आप किसी से नहीं डरती। और क्या भाई, जब डर नहीं है चलिए तो किसी से नहीं बताती हूँ। चलिए, आपने पूछा कि डर क्या है। वैसे तो कोई डर नहीं है, पर कभी कभी जैसे एक अनचाहा भय, वो कभी कभी ट्रिगर कर जाता है, और तो कुछ नहीं। अच्छा, वैसे तो आपको नीलम भदौरिया के नाम से जानते हैं। वैसे घर पे जब हम छोटे थे तो होता है ना, सबका कुछ ना कुछ निक नेम होता है। कहीं किसी को कुछ प्यार से बोलते, मम्मी पापा बोलने लगते, मोहल्ले वाले बोलने लगते। तो वैसे आपका भी कुछ ना कुछ निक नेम तो हो गई। हाँ, बहुत छोटे में जाऊं या थोड़ा बड़े में? जो थोड़ा सा क्यूट वाला वो आप बता दो। तो वैसे मुझे मेरे जैसे चाचा थे तो मुझे बसंती कहते थे। अरे वाह। हाँ, बसंती इसलिए कहते थे कि बसंत पंचमी को मेरा मतलब जन्म हुआ था। अरे वाह, तो इसलिए बसंती कहते थे। अच्छा, पसंद है। ऐसा कोई फनी सीक्रेट जो आज तक आपने किसी को ना बताया हो, जो आपके साथ बचपन में या कभी अभी हुआ हो, ऐसा कुछ? अभी तो मुझे याद नहीं है फनी सीक्रेट, और पहले बताती तो मैं याद करके फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो कभी मतलब होता है ना, हमने छोटे पे ऐसा कुछ कांड किया था या कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ। मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। हाँ? कि जैसे हम 4 भाई बहन हैं, तो यहीं पास का गांव है मरडाव। तो वहाँ पे जी, तो कि बहुत मतलब हम लोग छोटे थे
मैं तो शायद 3-4 साल की रही होंगी, तो मेरी दीदी लेके हम लोग को खेल रही थी, तो पता चला कि एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर पड़ोस की सारी लड़कियां और लेके, और हम तो जो दीदी ने कह दिया वो ठीक है, तो वो बैठ गई, तो वहीं हम सब खेल रहे थे और कोई उचकने लगा और पता चला बॉक्स बंद हो गया। तो मतलब उस टाइम खेल खेल में ऐसी स्थिति आ गई कि अगर थोड़ी देर ना पहुंचते तो शायद पड़ोस की लड़कियां ही मतलब सारी ना रहती। तो ये फनी भी था और थोड़ा डर वाला भी था, रिस्की भी था। ये खौफनाक फनी हो गया था। हाँ, बहुत खौफनाक तो फनी कृपया था। करके अपने बच्चों को संभालें, ऐसे कांड ना होने दें। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो आपने ऐसी चीजें तो बता दी जो आप फ्री टाइम पे करते हो, आपको पसंद है। 3 ऐसी चीजें जो आपको करना पड़ता है और वो आपको बहुत बोर करती हैं। 3 ऐसी चीजें, कोई नहीं है, याद ही नहीं आ रही है कोई ऐसी चीजें जो बोर हैं। मतलब बोर करती है बट आप कर लेते हो। हाँ, ऐसा कुछ पूरे हाँ। दिन में कोई भी ऐसी एक्टिविटी। अब जैसे खाना बनाना है, बोर नहीं करता पसंद? है, लेकिन खाना बना बनाना लेती आपको हूँ। नहीं पसंद? ज्यादा नहीं। मैम पावर रेंजर का कॉन्सेप्ट क्या था मैम? हाँ, पावर एंजल, जैसे मैंने बताया ना कि शुरुआत से ही मैंने बालिका शिक्षा में बहुत काम किया है, और उन बालिकाओं को स्कूल लाने के लिए उनकी माताओं को भी मैंने स्कूल तक जोड़ा, और उनकी जो माँ हैं उन लोगों को कैसे जोड़ा कि किसी को पढ़ना नहीं आता तो ईच वन टीच वन का कॉन्सेप्ट मैंने चलाया कि एक बच्चा अपने घर में अपनी माँ, चाची या किसी को भी पढ़ाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये दिया कि अपनी माँ से पूछो कि क्या मतलब उन्हें पसंद है। जैसे उन महिलाओं को हमने बुलाया, फिर उन्हें जो जो पसंद था तो बहुत सारे उनके हमने व्यावसायिक प्रशिक्षण कराए, क्योंकि हमने जब देखा कि बच्चियां जो घर नहीं आ रही है तो आजीविका के चक्कर में उनके माता पिता, या हो सकता है कि पिता उनके नशे के आदी हैं, या ऐसा नहीं है, घरेलू तमाम परिस्थितियां, तो वो अपने बच्चों को नहीं भेजती। तो फिर उनको हमने प्रशिक्षण दिलाया ताकि वो रोजगार के अवसर तलाश कर सकें, और बहुत सारी महिलाएं आज काम कर रही हैं। और इसी उसमें एक हम बालिका शिक्षा SRG भी हैं मीना मंच के जिला स्तर पे, तो हम लोगों ने मीना मंच के कार्यक्रम की पूरी जो क्या गतिविधियां हैं उन बच्चियों के माध्यम से करवाते हैं। तो हमारी मीना मंच की, हमारी क्या प्रत्येक विद्यालय में एक टीम होती है जिसमें 20 बालिकाएं होती हैं, 20 बच्चे होते हैं जिसमें 6 बालक भी होते हैं। उनमें 3 पावर एंजल होती हैं हर क्लास की, 6th 7th 8th की। तो पावर एंजल का काम ये है कि जो लड़कियां हमसे कोई बात नहीं बता पाती हैं वो उन बच्चों से बता देती हैं, चाहे पीरियड से संबंधित हो, कोई भी घरेलू कोई प्रॉब्लम है। अभी ताजी समस्या थी कि एक बच्ची को कोई किसी लड़के ने टेलीफोन नंबर दिया था, तो उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया, तो फिर हम लोगों ने उसे तो किया। आपने मुझे ये बताया था जो पावर एंजल की जो जितनी भी बच्चियां हैं उनके पास ये तक पावर होती है कि वो अपने जिले के जिला अधिकारी, कोई SDM या फिर पुलिस, इन सब के भी नंबर्स अपने पास रखती हैं, ताकि सिर्फ विद्यालय नहीं, विद्यालय के बाहर भी अगर कोई समस्या आती है तो वो उस चीज से निपट सके, वो अपने अधिकारियों से, वो अपने क्षेत्राधिकारी से ये सारी चीजें बता सके। बिल्कुल। तो ये पावर मतलब आप कैसे प्रोवाइड करते हैं सामने वाले को, और दूसरी बात इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस कैसे बनाते हैं? पावर एंजल का हमारे डेली के चैप्टर होते हैं, जैसे हर सैटरडे को हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें ये होता है कि जैसे जितने हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं तो स्कूलों में लिखवा दिए जाते हैं, उन नंबर्स को बच्चों को हम याद करवा देते हैं, और हमने तो उन नंबर्स को हर घर भेजा है कि हर घर में जब वो नंबर पहुंचेगा अपने घर वालों को, तो घरेलू हिंसा का नंबर है कि अगर ये नंबर डायल करें, इस तरह करके दहेज प्रथा का है तो कौन सा नंबर डायल करेंगे, उन बच्चों से हम लोग पूछते रहते हैं। तो जैसे किसी बच्ची का बाल विवाह हो रहा होता है, तो एक बार किसी और गांव में हो रहा था और पावर एंजल में मैम उसकी शादी हो रही है, अभी 8 पास कर रही है, और तो उन्हें ये पता है कि इस नंबर पे हमको डायल करके पुलिस को बुलाना है, या किसी की सहायता करनी तो एम्बुलेंस को किस नंबर से बुलाना है, और पावर उसके पास बहुत है। उन लोगों के पास इतनी पावर है कि वो मतलब अपने स्कूल में, अपने परिवार में, अपने समाज में उन लोगों को मतलब जागरूकता लानी है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है ये, अगर सब बच्चियां, और इस तरह में सबसे बड़ी बात क्या है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। बहुत, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर क्लास 7, 6, 8 का बच्चा बच्ची इस तरीके काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इंटर फर्स्ट ईयर यहाँ पर भी ये सारी चीजें नहीं होती। बात मैं और बताना चाहूंगी, जो CVP न्यूज चैनल का आपने कॉन्सेप्ट पूछा, तो हमारे स्कूल में तो बहुत सक्सेस है, बच्चों में इतना आत्मविश्वास आ गया है। अब छोटे छोटे 1st 2nd मतलब 3rd 4th के भी बच्चे, 5th के उस बच्ची उस दिन आपसे मिली नहीं, इतना फर्राटेदार बोलती है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से लेती। तो उन बच्चों में ये कॉन्फिडेंस जो आया है तो इसी के बदौलत आया है। तो हमारे यहाँ एक
इनोवेशन के लिए जिले में भी बुलाया गया था और हमारे ब्लॉक में भी। तो मैंने ये अपना इनोवेशन बताया, तो उसमें क्या हुआ है कि हमारे एबीएसए सर ने उसको लगवा लिया है बाकायदा अपने वहाँ ऑफिस में, और सबसे कहा है कि भाई हर विद्यालय में इसको चलाना है। तो ये एक अच्छी पहल है। बहुत बढ़िया। आपके स्कूल में हमने बच्चों के जब मैं खुद गया हुआ था तो मैं तो देखकर मतलब ताजुब खा गया था कि इतना ऐसे बच्चे जो मेरे से खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरा इंटरव्यू लो, उन्होंने तुरंत मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने कहा वाह, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं बेस्ट कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक मजाक की बात आपसे पूछी या सही सीरियस मान लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नारी सशक्तिकरण के ऊपर आपने बहुत कुछ काम किया, जी। नर सशक्तिकरण कब होगा? नहीं, कुछ तो हम लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। नारी सशक्तिकरण का जब भी हम कोई इवेंट करते हैं, और जैसे बालिकाओं को भी जब हम कोई बात समझाते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि भैया इतनी सशक्त ना हो जाना कि हमारा जो एक पहिया है वो डगमगा जाए, मतलब बैलेंस रहना चाहिए। तो नर सशक्तिकरण हम ऐसे करते हैं कि आज भी कई महिलाएं मेरे पास आती हैं। एक मतलब एक घटना है जी, तो मुझे लगा कि नहीं, इनका कितना विश्वास है, मतलब थोड़ा मुझे अजीब सा भी लगा। वो मेरे पास आई कि भाई मेरा बेटा बहुत नशा करता है, और मैडम जी बहुत बुजुर्ग थी, अभी 2-3 साल पहले की बात है, और अगर आप समझाएंगी तो शायद वो समझ जाएगा। तो लोगों का विश्वास, अब हमने उसको समझाया, बुलाया कि नहीं बेटा नशा ना करो। तो ये इसका हम लोग भी कैंपेन मतलब करते रहते हैं। यही हमारी बालिकाएं हैं, नशा मुक्ति का भी चलाती हैं अपना अभियान। मतलब हर क्षेत्र में जितने मतलब कुप्रथाएं हैं, जितनी समस्या है, वो सब में ये प्रतिभाग करती हैं। और कोविड के टाइम में हमने एक गांव में मिलकर एक टीम बनाई थी, नुक्कड़ नाटक टीम। हाँ, नुक्कड़ नाटक टीम। तो उस टीम में गांव की महिला भी शामिल है। तो हमने ये ढूंढा कि किसमें कौन सा कौशल है। एक महिला है, उनको बहुत शौक है कि वो बच्चों को हर तरह के रंग, मतलब उनके पास ड्रेस ला के स्वयं उसको तैयार करती हैं। वो हो गई। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो आगे बढ़ गए हैं, कोई मतलब बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, वो बच्चे और हमारे स्कूल के बच्चे मिलके एक ज्वलंत मुद्दे में एक नाटक करते हैं। वो नुक्कड़ नाटक, फिर उसके यूट्यूब में मैंने वीडियो भी अपलोड। मैम, आपका एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था, फॉरेस्ट कैंपेनिंग का। और उसमें वो जो कॉन्सेप्ट, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आप ये करवाते हो। दूसरी बात, इसके बारे में थोड़ा सा सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे खुद एक ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट की जाती है कि वो एक अकेले जंगल पे हैं, जहां पर उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई बर्तन नहीं, खाना बनाने को कोई औजार नहीं है, और उसके जरिए वो किस तरीके से दिन काटेंगे, किस तरीके से खाना खाएंगे, सारी चीजें। तो मैं जानना चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट है क्या? बहुत बढ़िया। देखिए, स्काउट गाइड जी एक विषय है जी, और देखिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, संस्कार और सेवा भाव, ये सब बच्चे में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चे में सेवा का भाव होगा तभी वो अच्छा नागरिक बन पाएगा। स्काउट गाइड एक विषय है, लेकिन ये जैसे आपने कहा कि थ्योरी अगर पढ़ा दिया तो कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल। तो हम बच्चों के सामने ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप जंगल में हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और स्काउट गाइड जो होते हैं तो उनके पास रस्सी जरूर रहती है कि रस्सी अपने यहाँ बेल्ट में बांध के रखो। तो कहीं भी आप चल रहे हो तो आपके पास रस्सी है, और उनको गांठें, चाकू और एक रस्सी नहीं रहती है, चाकू भी नहीं देते। अरे, तो गांठें बांधना हम उनको सिखाते हैं कि लाठी में कैसे गांठी बांधी जाती है, एक गोल चक्कर, 2 अर्ध फांस, लोटा फांस, खूंटा फांस, इस तरह करके गांठ 60 होती हैं, वो सिखाते हैं। कि अगर आपको पहले कभी आपने देखा होगा, सिकहरा देखा है आपने? क्या कहते हैं उसमें, सिकहरा या कुछ कहते हैं, उसमें मटकी रख दी जाती है, ऊपर टांग दी जाती है। हाँ। नहीं, वो जो कृष्ण भगवान के टाइम पे चलती थी, जिसमें माखन रखा जाता था और कृष्ण भगवान तोड़ के खाते तो थे। वो बनी होती है। इसी तरह जैसे हम लोगों ने, आपने भी देखा होगा टेंट बने हुए, 1 लाठी का टेंट, फिर 2 लाठी का, फिर 5 लाठी का, इस तरह इन बच्चों को सिखाते हैं कि अब आप जंगल में हैं तो आप लकड़ी लाएंगे, तो उसको कैसे साफ करके अपना टेंट बनाएंगे, कीड़े मकोड़ों से साफ करेंगे। फिर उनको ये भी बताते हैं कि कहाँ आपका बर्तन स्टैंड बनेगा, किचन कहाँ बनेगा, कहाँ आपका बाथरूम बनेगा, कहाँ आप पानी के लिए व्यवस्था करेंगे, और कहाँ आपके जूते चप्पल रखे जाएंगे, कहाँ आपका पूजा घर होगा। उन बच्चों को ये भी बताया जाता है कि आप हाइक में जा रहे हैं तो कैसे आप खोज चिन्ह करेंगे, कि अलग अलग है कि अगर ढेर सारे
पत्थर पड़े हुए हैं तो रास्ता बंद है, अगर पत्थर 3 पत्थर है फिर सीधा रास्ता है, तो इसका मतलब आप आगे जा सकते हैं। इस तरह करके कोड चिन्ह भी वो जानते हैं कि आपकी टोली है, तो अगर आप कोड चिन्ह बना रहे हैं दूसरा समझ जाएगा। और बच्चे उसमें खाना भी अपने आप बनाते हैं, और वो भी बिना बर्तन के। अब आप सोचेंगे बिना बर्तन के कैसे बनाते हैं, तो वो बच्चे जैसे ये क्या कहते हैं, आलू वगैरह भूनते हैं, आलू भून के बनाते हैं, कोई ये बाटी चोखा बनाता है, कोई रोटियां बनाते हैं। और एक दिन तो मुझे लगा कि भाई क्या बात है, उन्होंने मटकी में चाय बनाई पहले। अरे हाँ, और उसमें पता नहीं उसमें क्या मिट्टी का लेप लगाया, तो मैंने कहा ये क्यों लगाया, बोले नहीं ये फूटेगी नहीं। अरे और ईंटे का नहीं, और चूल्हा कैसे बनाते हैं आप सोचिए, मिट्टी खोद खोद के उसमें वो जैसे वो नहीं होते 2 हिस्से बना देते हैं भट्टी टाइप में, बिल्कुल, और उसमें लकड़ियां तोड़ तोड़ के उसको जला के और फिर उसमें खाना बनाते हैं, और फिर पत्तल में ही हमें देते हैं। और चाकू का भी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब पतली लकड़ी लेके उससे काटना, और ये सब सिखाया जाता है। मतलब कुल मिला के एक ऐसी गाइडेंस जो बच्चे के, हो सकता है कई लोग होते हैं, मैं हूं या और में से बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। आज के टाइम पे ट्रैकिंग तो बड़ी ट्रेंड पे चल रही है, और उसमें देखो अब हम लोग होते हैं, हम लोग तो क्या सोचते हैं कि भाई मैगी का पैकेट रखो, एक तो स्टोव रख लो, बस हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैगी से जिंदगी नहीं चलने वाली। जिंदगी ये सारी चीजों से चलती जो बच्चों को सिखाया जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास के क्षेत्र के कई सारे स्कूल होंगे जो इस सारी चीज सिखा रहे होंगे। और अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैम से, 1% भी अगर आप सीखते हो और बच्चों के लिए ये चीज प्रोवाइड करते हो ना, मैं लिटरली कह सकता हूं कि सच में बच्चों की लाइफ चेंज हो सकती है, सच में चेंज हो सकती है। मैम, एक क्वेश्चन है जो हर एक फील्ड में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा होता भी है, नहीं पूछा जाता तो होता है। जब भी आप कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं, कुछ भी आप करें, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, थोड़ा नहीं करते, बहुत करते हैं। और मतलब कहते नहीं है कि अपने इंडिया में तो वैसे भी पैर खींचने वाले होते हैं। तो आपके जर्नी में क्या ऐसे लोग रहे? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। मतलब अगर काम की आप शुरुआत करो तो ये क्यों कर रहे हो, अरे अभी अभी नई नई नौकरी ये पाई हैं तो इसलिए ऐसा कर रही हैं, अभी शुरुआती दौर है, 4 दिन में जोश ठंडा हो जाएगा, ये करके क्या मिलेगा, रहेगा वही हाल, प्राइमरी स्कूल बदलने वाले नहीं हैं। तो मतलब इस तरह, और बहुत सारे चुनौतियां तो इतनी थी कि उन चुनौतियों को मैं क्या बताऊं। आज सफलता में दिख रहा है कि हाँ, जो है प्राथमिक विद्यालय पहाड़वापुर 2 बार उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार मतलब प्रदेश स्तर में पाया। पहली बार जब उसको 2016 मिला था, पूरे फतेहपुर जनपद के जितने स्कूल हैं सब में टॉप में उत्कृष्ट विद्यालय। फिर 2019 में 3 विद्यालयों को मिला। तो आज अपनी उत्कृष्टता बयां कर रहा है। लेकिन पहले के जमाने में अगर हम पन्ने पलटें तो वहां पर मतलब इतना अतिक्रमण था, कूड़े के ढेर थे, लोग मतलब बात नहीं सुनते थे, दरवाजों में इतनी गंदी गालियां लिख जाते थे कि बच्चे हम लोग से कहते थे मैम आप उधर मत जाइए। और ये जो ताले वगैरह हैं तो इतना मतलब पॉटी तक लगी रहती थी, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हुआ करती थी, बाउंड्री वॉल थी नहीं। तो इन सबको कहा ना मैंने कि लोगों की सोच में बदलाव। और जब आप अच्छा करते हैं तो लोगों को लगता है, हमने क्या किया कि भैया हम लकड़ी मंगा के बच्चों से कि लकड़ी लाओ, और उसको हम बाड़ बना के लगवाते थे, पौधे लगाते थे, बकरी चर जाएं, लोग हटा जाएं, फिर अगले दिन हम और बच्चे। तो कहते हैं ना कि जब रोज देखते हैं कि वही कर रही वही कर, अरे छोड़ो परेशान हो रही। तो इस तरह लोगों के का मन पसीजा। और आज वही लोग जब एक बैठक रखते हैं तो लोग भरे हुए बैठे हुए होते हैं, भर के आ जाते हैं सारे लोग। और वही समय तब था, लेकिन परिवर्तन के लिए एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। ये सफलता एक रात की नहीं है। ये सफलता आज ये नहीं है कि आज मैम को आप पेपर पे देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, ये एक रात की नहीं है। 25 साल की जितनी रातें रही हैं वो सारी रातों में मैम ने सोचा होगा कि नहीं हाँ मुझे ये करना है कल, तब जाके आज यहाँ पर है। हर दिन, बिल्कुल हर दिन एक नया कदम इस्तेमाल। हाँ, एक स्ट्रगल और है जो अभी भी बना है, मैं आपको बता दूं, चोरी। अच्छा मतलब मेरा स्कूल सबसे पहले पूरे फतेहपुर जनपद में डिजिटल स्कूल बना था। मतलब स्मार्ट क्लास सबसे पहले मेरे विद्यालय में आया, ये प्रोजेक्टर। उसके बाद मैंने इंटरेक्टिव स्मार्ट क्लास स्वयं के ही उससे लगवाया कि सारे बच्चों को मतलब सब बच्चे देख भी सकें और पढ़ भी सकें। इस तरह करके अब इस समय तो हमारे स्कूल में पैल लैब है, 50 मतलब सरकार की तरफ से हमारी व्यवस्था है, शासन की तरफ से 50 टैबलेट मिले हुए हैं, एक स्मार्ट टीवी मिला हुआ है अभी। लेकिन चोरों ने वहां भी नहीं छोड़ा। अच्छा, मतलब स्मार्ट टीवी लगा है, बाकी सारा सामान चोर साफ कर ले गए।
और प्रोजेक्टर ले गए, 9 महीने सीसीटीवी कैमरे लगाए, वो उसका बॉक्स ही उठा ले गए और सीसीटीवी कैमरे का बॉक्स ही उठा ले, बॉक्स फुटेज उठा भी ले नहीं गए, बची। फोन मतलब कट कर देते हैं वायर, तो मतलब एक स्ट्रगल तो अभी भी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई बिंदकी में हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो इस समस्या के लिए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी हेल्प हो सके कि इसके लिए जरूर कुछ सोल्यूशन निकालें, इसके लिए जरूर कुछ प्रशासनिक व्यवस्था करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आज के पॉडकास्ट में, पहली रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप में से कोई भी सुन रहा हो तो जरूर इस चीज के ऊपर ध्यान दे, और श्रोताओं से भी मैं चाहूंगा कि अगर आपका भी कांटेक्ट हो तो कृपया इस चीज के लिए जरूर बात करें कि वो इस व्यवस्था को जरूर सुनिश्चित करा सके। मैम आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर गोल्स मेरे हैं कि हर बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि देखिए आप कह रहे थे ना, तो मैं छोड़ नहीं रही हूँ मतलब बेटा और बेटी दोनों में लीडरशिप क्वालिटी हो, आत्मविश्वास से भरे हो, और सब कहीं ना कहीं उनके कौशलों का विकास हो और वो सब सफल बने, क्योंकि उनकी सफलता में ही हमारी सफलता है। बिल्कुल। तो हर बच्चा सफलता का मतलब यही नहीं कि एक नौकरी पा जाना, अगर वो व्यवसाय करता है उसमें भी अपना बेस्ट देता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब बच्चे, मैं तो यही बताती हूँ कि बच्चे अपने हुनर को पहचान के उसको आगे बढ़ाएं। मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे बड़ा अलग पूछने वाला हूँ, हो सकता है आपकी फील्ड से बिल्कुल अलग हो, पर ये क्वेश्चन आज के लिए, आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर यूट्यूब आप चलाते हैं, आपका खुद भी चैनल है, तो आप देखते होंगे आज के समय पे आप बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे कि कुछ ऐसे आइडियल्स लोग जो आज के टाइम पे यूट्यूब के टॉप में बैठे हैं, है ना, टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो बच्चों को, वो एक तरीके से यूथ को, यूट्यूब के अंदर एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है कि हम लोगों को अगर व्यूज चाहिए तो गालियां देनी है, गंदी बातें करनी है ना, अभद्र बातें करनी है, और हम समाज को एक तरीके से एक अभद्रता की थाली परोस रहे हैं। आज के समय पे एक 5 साल का बच्चा भी यूट्यूब देखता है, एक 55 साल का व्यक्ति भी यूट्यूब देखता है, और उसको, और आप देखो, हम अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे में 200 400 500 व्यू होंगे, है ना, लेकिन अगर हम 2 4 5 गालियां दे दे तो हो सकता है इसमें मिलियंस व्यू पहुंच जाए। ये क्या आपको लगता है कि नहीं, ये इस तरीके की समाज को जो अभद्रता आज के टाइम पे टॉप इन्फ्लुएंसर्स परोस रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए जरूरी है या नहीं, और क्या इसको बंद होना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को हम रोक नहीं सकते हैं, मोबाइल उनके पास है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर उन्हें अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, भाई देखिए, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा जी, जैसा हम देखेंगे वैसी ही हमारी विचारधारा होगी, और अगर हम अच्छा देखेंगे, हमारी आंखें अच्छा देखेंगी तो हमारी विचारधारा अच्छी होगी, तो सामने वाले के लिए भी हमारी विचारधारा अच्छी होगी। ये डिजिटल जो वार चल रहा है उसका क्या मतलब नुकसान है, या बहुत अधिक प्रयोग से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, और ये कहानियां हम अपने विद्यालयों में अपने बच्चों को भी समझाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं कि अगर बच्चा आपका लिए है मोबाइल तो आप नजर रखिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, कौन सा कंटेंट उसको मिल रहा है और उससे वो क्या सीख रहा है, क्योंकि नहीं पता, बहुत से गार्जियन जानते ही नहीं, बहुत से बच्चे बेवकूफ बना देते हैं कि भाई हमको स्कूल में बताया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, हमको मोबाइल रिचार्ज करवाओ। माता पिता तो बेचारे, कोई अनपढ़ है तो वो नहीं जानता कि बच्चे को क्या नीड है, तो वो तो अपना करवा देता है, रिचार्ज करवा देगा, ये फोन ले आएगा, और क्या होता है कि बच्चा को पता चला भोजपुरिया गाना देख रहा है वो तो मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए कौन सा बिल्कुल गाना। सही आप कह रहे हैं लेकिन आज के लिए आज हम और आप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को कोई भी ऐसी चीज ना परोसे कि कल को एक ऐसा समय आए कि वो उन्हीं शब्दों से हमें बुलाएं। क्योंकि मैं अब गलत बोल सकता हूं, लेकिन ये सच बात है कि अगर हमारे बच्चे हमें उस भाषा से बुलाएंगे जो उनको आज के ट्रेंड की भाषा लगती है, जो उनको लगता है कि ये आज का कल्चर है, तो शायद है कि वो हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैम ये डिजिटल ऐप क्या है? हम लोग कैसे गए थे शनिवार के दिन, मैम आप बता रही थी कि डिजिटल ऐप नाम की एक कोई, मैम ये डिजिटल ऐप क्या है? हम लोग पैल लैब है हमारी, तो नीति आयोग डिजिटल ऐप नाम की तरफ से और हमारे शासन की ओर से हमारे पूरे जनपद फतेहपुर में 17 विद्यालयों में ये मुहैया कराई गई है, जिसमें 50 टैबलेट हम लोग को मिले हैं, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चे, इसमें पूरा कंटेंट है, उसमें पूरा विषय सामग्री है, उसको पढ़ते हैं बच्चे,
और उसके बाद उसके जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर भी देते हैं। जब तक बच्चा अपना एक पार्ट पूरा नहीं कर लेता वो आगे नहीं जा पाता है। तो अच्छा है। मतलब अच्छा concept है। इसमें पढ़ाई किस तरीके से होती है? अगर जो आप बुक्स के चैप्टर्स होते हैं उस ऊपर उसमें होती है, या फिर बच्चे को जो माने वो देख रहा है, ऐसा क्या नहीं, होता बुक्स के चैप्टर होते हैं और उसमें हिंदी और गणित में ही सिर्फ वहाँ पे क्लास चलती हैं, है? हाँ। हिंदी और गणित में। तो वो बच्चा अपने आप आगे नहीं जा सकता जब तक वो पार नहीं कर लेगा उस लेवल को, तो वो आगे वाले पार्ट में जा नहीं सकता है। कुल मिला क्वेश्चंस आते हैं, पहले आपने एक कहानी की तरह पूरी स्टोरी बता दी, हाँ देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस पूछे हाँ गए। हाँ। अगर आपने बच्चे फिक्स होता होगा, शेड्यूल फिक्स होता होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम एक बहुत रोचक बात करने वाले हैं मैम से, जो मुझे लगता है कई सारे लोगों को तकलीफ भी हो सकती है। हमारे समाज में एक बड़ा ही कुरीति है, या फिर क्या कहें इसको, कि जब भी हम लोग के घर में कोई भी नया बच्चा पैदा होता है या नए बच्चे का जन्म होता है, तो हम लोग एक कहते हैं कि अब इसको इस स्कूल में पढ़ाएंगे, अब इसको इस स्कूल में पढ़ाएंगे। और मोस्टली वो स्कूल प्राइवेट होते हैं, वो स्कूल गवर्नमेंट नहीं होते। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी कमी है, या फिर हमारी ऐसी कौन सी कमी है जिसको हम लोग गवर्नमेंट की स्कूल की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं, और उसमें क्या बदलाव होने चाहिए कि हम प्राइवेट से हटकर गवर्नमेंट में यार उसको और आगे बढ़ा सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्वलंत भी है जी। और इस प्रश्न को वैसे आपने पहले ही मुझसे कर लिया था कि बिल्कुल। आपने ऐसा क्या सोचा, आपके मन में क्या विचार आया। तो मैंने कहा था ना कि मेरी फाइट प्राइवेट स्कूलों से ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अपने स्कूल में ही रमी रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी प्राइवेट स्कूलों में जो चकाचौंध है, मेरा यहाँ अपने विद्यालय में जो भौतिक संसाधन जुटाना, इसका मुख्य मकसद यही था कि जो वहाँ पर सुविधा है उससे ज़्यादा मेरे स्कूल में हो। चाहे बच्चों के वॉशरूम हो, चाहे हैंड वॉश यूनिट हो, लैब हो, डिजिटल क्लास हो, भौतिक परिवेश हो, वॉल पेंटिंग हो, फर्नीचर हो, पीने का पानी हो। मतलब कोई ऐसा विद्यालय में बिंदु छोड़ा नहीं है कि जो हमारे विद्यालय को प्राइवेट स्कूल से कमतर बना सके। और उसी का आज मतलब नतीजा है कि 5-6 गांवों से बच्चे आते हैं, हमें एडमिशन बंद करने पड़ते हैं कि नहीं, हम एडमिशन नहीं कर सकते, इतने शिक्षक हमारे यहाँ नहीं है। अब अगर 80 बच्चा एक क्लास में है तो हमारे जो क्लास टीचर हैं वो भी परेशान होते हैं। 80 बच्चों को क्लास में बिठाना एक साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। क्योंकि एक क्लास की तो हमारे मानक के अनुसार सरकार ने ही कहा है कि 35 बच्चे, बिल्कुल, और हमारे यहाँ एक कक्षा में 80 बच्चे हैं। तो कैसे मैनेज होगा? बिल्कुल चुनौती तो है ही है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये है। और अब हमारी सरकार की ओर से जो संसाधन दिए जा रहे हैं और कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं कि सभी विद्यालय धीरे धीरे सुधार की ओर अग्रसर हैं और सुधर रहे हैं। काफी विद्यालय अच्छा कर रहे हैं। विद्यालय पे हम जब गए थे तो आपके विद्यालय पे बच्चे बच्चियां कुंफू सीख रहे थे, कराटे। क्या लॉजिक है इस कराटे का? दूसरी बात, इसमें मैंने 2 चीजें नोटिस की, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, कि इसमें सिर्फ लड़कियां ही कराटे मुझे करती हुई दिखाई दी। लड़के ने कम दिखाई दिए। नहीं थे, लड़के थे ही नहीं। हाँ, मतलब थे ही नहीं, आई हो। तो ये क्या कारण है? मेरा क्वेश्चन दोबारा से वो वाले क्वेश्चन पे आया। नहीं बिल्कुल, कि नर सशक्तिकरण का क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छा। वास्तव में अभी जब कोविड का समय चल रहा था उसके बाद मेरे मन में ये आया, पर कभी कभी लगता है कि जैसे बेतार यंत्र जुड़े हुए हैं मेरे। मतलब मन में मैं सोचती हूँ जो वो हो जाता है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी 3-4 साल पहले मेरे मन में आया कि जैसे गांव से बहुत सारी लड़कियां हैं कि मैंने देखा कि 8th के बाद या 9th के बाद वो परीक्षा मतलब स्कूल बंद कर देती हैं, ड्रॉप कर देती हैं। उन्हें बिनकी तक आना है तो उन्हें डर लगता है। उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई कुछ लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना ना घट जाए। तो इनको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए हमने एक प्रशिक्षक को बुलाया था स्वयं की तरफ से। उनको हमने वेतन दिया और 15 दिन का आत्म सुरक्षा कैंप चलाया। उसमें हमने तो अपने स्कूल के तो सारी बच्चियां थी ही, और जो लड़के सीखना चाहते थे हमने उन लड़कों को भी उसमें शामिल किया। और साथ में जो हाई स्कूल, इंटर और बीए बीएससी में जो लड़कियां पढ़ रही थी, गांव की भी लड़कियां जो इंटरेस्टेड हैं उनको बुला के हमने उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई। उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिलवाया। हमारे यहाँ विधायक जी भी आए थे और बीएसएस और बहुत बढ़िया। ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी
क्षेत्र की महिलाओं को, बहनों को जरूर मजबूत होना चाहिए। किसी के भी सामने, हमारे यहाँ तो वैसे भी लक्ष्मीबाई का कहते हैं जमाना रहा है ना, तो किसी से डरने वाली सिचुएशन तो वैसी भी नहीं रही। लेकिन अभी अभी आपका सवाल का भी पूरा उत्तर नहीं मिला है। उसी का मैं तलाश में था। तलाश में था। तो अब जो है हमारे सरकार शासन की मंशा के अनुसार जी प्रत्येक मतलब जो हमारे जूनियर हाई स्कूल है तो वहां पर एक ट्रेनर भेजे जाते हैं और जी। 1 महीने का ये आत्म सुरक्षा कैंप चलाया जाता है। अच्छा बेसिकली ये बालिकाओं के लिए ही है, क्योंकि अच्छा। हमारी सरकार की अब ये है कि कहीं की भी देखना है अगर कि हमारा देश कितना समृद्ध है तो वहाँ की महिलाओं से पता चल जाएगा। बिल्कुल। अगर साक्षरता दर देखो तो भी महिलाओं की कम। तो बिल्कुल। इस तरह हमारे देश की मतलब ये सब देख के महिलाओं का जो उत्पीड़न पहले हुआ, लेकिन अब तो काफी बहुत सुधार हुआ। तो महिला सशक्तिकरण के लिए, बालिका शिक्षा सशक्तिकरण के लिए जो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें से एक ये भी है। तो ये सिर्फ बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शासन की ओर से चलाया जाता है। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न मेरा फिर से उठ के आया, आपने जो बताया कि आपने अपने पैसों से अपने टीचर्स को कहते हैं आपने हायर किया और उन्होंने ये सिखाया सारी चीजें। एक न्यूज में मैंने आपके बारे में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, कि आपने गवर्नमेंट स्कूल पर अपने पैसे 5 लाख रुपए लगाकर उस विद्यालय को और अच्छे बनाने की, या उसमें जो भी चीजें जरूरत थी उसको लाने का प्रयास किया। कि ये कहाँ तक सच है और इसके पीछे की बात क्या है, जर्नी क्या है, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। तो देखिए, जब हमको 99 से हम यहाँ हैं जी। तो 5 लाख नहीं, अब उसकी संख्या तो अब तिगुनी हो गई है ना। तो मतलब 15 लाख के आसपास। क्योंकि हर साल अगर हम पुताई ही ढंग से, अगर हम पूरे विद्यालय में शुरुआत हमने की, पूरे जितने मानक हैं जी तो पहले 14 पैरामीटर्स थे, फिर 19 पैरामीटर्स हमारा विद्यालय पूर्ण करने वाला था 2014 में, वो भी अपने बल में। क्योंकि अब हमारी जो शासन की तरफ से हर विद्यालय में हमारे प्रधान जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख को सभी लोग काम करवा रहे हैं, लेकिन हमने अपने विद्यालय में स्वयं से शौचालय बालक बालिकाओं के लिए अलग, दिव्यांग के लिए अलग, यूरिनल अलग से, पूरे विद्यालय में मतलब अब जितनी बाउंड्री आई थी तो आधी बाउंड्री, उस बाउंड्री को और ऊंचा करवाना, स्वयं की तरफ से जितना आया उतना ही हमें खुद लगा के, जो विद्यालय का गेट है वो अपनी तरफ से बनवाना, और मतलब पूरे विद्यालय में पुट्टी, रंग रोगन और ये जो कार्टून वगैरह बने थे ये सब अपनी तरफ से सब हमने किया। स्मार्ट क्लास, इंटरेक्टिव स्मार्ट क्लास अपनी तरफ से किए, कई बार पंखे अपनी तरफ से लगवाए फिर चोर ले गए। तो इस तरह ये सब भी होता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जितना मैं समझता हूँ आज के टाइम पे कहना नहीं चाहेगा, लेकिन अपने फायदे को छोड़कर कहीं दूसरी जगह व्यक्ति नहीं जाना चाहता। लेकिन पता है अच्छा क्या लगता है, जब बच्चे जाते हैं दूसरे स्कूल में, अरे इससे अच्छा हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में तो सब कुछ है। तो ये उन बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के और सुन के अपने आप को अच्छा लगता है। ये आपको अच्छा, आपसे ज्यादा मुझे, मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि मेरे को एडमिशन हो सके तो मैं क्लास 1 से दोबारा पढ़ने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा लगा। स्वागत है, बिल्कुल आइए। मैं आपको बिना बोले इसकी मदद से अपना आंसर देना, ठीक है? अगर आपका आंसर यस है तो यस दिखाना है, नो है तो नो दिखाना है, ठीक है? रेडी? ओके। सो क्या आपको रिस्की एडवेंचर पसंद है? यस और नो? ओके। डीप कन्वर्सेशन पसंद है आपको? ओके। पार्टी करना पसंद है मैम को? ओके। बुक रीडिंग? यस। ओके। बुक रीडिंग में तो 2 बार ऐसे होगा। ओके, तो आप अकेले में, जैसे आपने गाना भी सुनाया, तो अकेले में आप गाना गुनगुनाती हैं, सिंगिंग पसंद है मैम को? ओके, तो सिंगिंग करके आपको कोई भी इम्प्रेस कर सकता है, इम्प्रेस आप हो सकते हो। चलो ठीक है। ओके, तो हॉरर मूवी पसंद है आपको? नो। मतलब आप भूत प्रेत में विश्वास करती हैं? नहीं करती? नहीं करती? डर लगता है, विश्वास नहीं करते लेकिन डर लगता है। डर लगता है। ओके। वर्ल्ड टूर अगर अकेले करने का कभी मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगी? नो। बच्चों के साथ में? फैमिली के साथ में? हाँ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अकेले में। कोई ऐसा, मतलब इसको बताना नहीं है, सिर्फ यस और नो पे रिप्लाई करना है, कोई ऐसा यूजलेस टैलेंट है आपके अंदर जो कभी काम नहीं आया पर है? चलो ओके। कभी कोई मतलब बचपन में या अभी कोई ऐसा गेम आपने खेला है जिसमें आपने चीटिंग भी की और आप जीत भी नहीं पाई? कभी ऐसा किया है? ये सभी करते हैं। मैम एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं है, आज के टाइम पे सारे स्टूडेंट के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को खेलने नहीं देते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, कोचिंग, स्कूल, है ना, डांस क्लास, मतलब बस उनको कहीं ना कहीं भेजे रहते हैं।
कोचिंग से आए, स्कूल से आए, कोचिंग चले गए, कोचिंग से आए फिर उन्हें बैठाल दिया गया, पहले स्कूल का होमवर्क फिर कोचिंग का होमवर्क। तो आपके हिसाब से आज का जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई और खेल कूद कैसे मैनेज करेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये समस्या तो हर घर में है और उसका जो है खामियाजा हमारे बच्चे बेचारे भुगतते हैं। क्योंकि खेल और पढ़ाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और बच्चों को यही नहीं बनाना है कि उनके लिए 4 रास्ते ही नहीं है कि बेटा तुम आईएएस बन सकते हो, पीसीएस में जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। आज तो इतनी सारे रास्ते खुले हैं, खेल में भी ढेर सारे रास्ते हैं, संगीत में भी है, कला में भी है। ऐसे जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ये विषय तो स्काउट गाइड ये तो नॉर्मल है, ये तो खाना पीना का है। आज का ही एक काम था, लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूछा तो मैंने कहा बता दूं कि आज मैं कुछ बच्चों को ज्ञान प्रतियोगिता में ले गई तो एक पेरेंट्स ने कहा कि अरे ये तो खाना पीना वाला है बच्चा, तुम क्या करोगे? मैंने कहा बेटा तुम आ जाओ, क्योंकि जब आप जाओगे वेटेज अंक मिलते हैं इसके, कि जब इसमें आप दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करो, उसके बाद आप गवर्नर अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड तक प्राप्त कर लेते हो तो आपको नौकरी में आपको अंक मिलते हैं वेटेज के। तो किसी चीज को कमतर नहीं आंकना चाहिए और हर चीज के लिए समय देना चाहिए। भाई पढ़ाकू ही नहीं बनना है, उसको पढ़ाकू भी बनना है, खिलक्कड़ भी बनना है, लड़ाकू भी बनना है। क्योंकि बहुत सीधा बच्चा अगर उसका है तो सर्वांगीण विकास करना है कि अगर परिस्थिति आ जाए तो हर मुसीबत का वो अपना सामना कर ले। उसके लिए उसको पूरी तरह से तन मन से तैयार होना होगा। अगर स्वस्थ नहीं होगा तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, अगर मस्तिष्क उसका स्वस्थ नहीं रहेगा तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो पढ़ने में भी अगर उसने पढ़ा बहुत और अगर वो बीमार हो गया तो सब चला गया। तो इसलिए कहना ये है कि बच्चों को हर चीज के लिए मौके देने चाहिए। जैसे मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को हॉस्टल में जरूर रखना चाहिए, उन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आत्मनिर्भरता भी आती है। बच्चा जब हॉस्टल में रहेगा, अपने माता पिता से दूर रहेगा, तो वो स्वयं कुछ करने की सोचेगा। और यही मैं अपने स्कूल में भी करती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों को दोनों काम आने चाहिए। मतलब ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों को सब आना चाहिए। और आज की स्थिति में बच्चों के पास इतना काम हो जाता है कि पता चला फिर माता पिता लग जाते हैं अपने सपने के लिए, बेटा पढ़ो फर्स्ट आना है। ये बहुत गलत धारणा है। लेकिन ये धारणा धीरे धीरे मुझे आज भी मेरे तो सीखने की हमेशा ललक रहनी चाहिए। मेरे बच्चे भी मुझे सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं कि मम्मी ये फर्स्ट कुछ नहीं होता, और सही बात है, प्रथम कुछ नहीं होता कि प्रथम श्रेणी में आ जाओ। भाई आप उसके लिए तैयार रहो कि जो कंपटीशन हो तो उसमें आप निकालो। और रास्ते बहुत सारे हैं आपके सफल होने के और आपको आगे अपने जीवन निर्भरता के लिए। कभी कभी हमने देखा है बहुत सारे घरों पे ऐसा होता है कि बच्चे ने हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर अब उसका मन नहीं है साइंस की तरफ जाने का, पर पेरेंट्स उसको जबरदस्ती भेजते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। यही मैं बताना चाह रही थी कि जैसे मैं अपने घर का ही बता रही हूँ कि मेरे तीनों बच्चे मतलब साइंस स्ट्रीम से हैं, पीसीएम ग्रुप से हैं, लेकिन सब में अलग अलग एक मतलब कौशल है, एक हुनर है, एक टैलेंट है। हमारी बड़ी बेटी भी आप समझिए कि उसने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद वो फैशन डिजाइनिंग में आई। बिल्कुल ही अलग हो गई। हाँ, तो इस समय फैशन इन्फ्लुएंसर है और कई देशों में भी वो हो आई है और दिल्ली में उसका अच्छा खासा स्वयं का कार्य है। इसी तरह छोटी बेटी मेरी और बड़ी बेटी भी मतलब वहाँ कानपुर से पढ़ी, फिर उसके बाद वहाँ चली गई। छोटी बेटी है तो वो भी यहाँ, फिर महर्षि, फिर उसके बाद उसका यहाँ के हमारे बच्चे पहुँचे वहाँ बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी, फिर वहाँ से SRCC, फिर अशोका, वहाँ से होते हुए और इधर इन्होंने साइंस में मतलब पूरा पीसीएम ग्रुप से किया था इंटर, और एक सब्जेक्ट था इनका इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से इन्होंने किया ग्रेजुएशन, फिर उससे मास्टर्स किया, आज उसी फील्ड में है। बेटा है हमारा इंजीनियर है, लेकिन उसकी आर्ट आप देखेंगे तो कहेंगे कि मतलब ये उसका कैसे बना लिया उसने, इतना ज़्यादा मतलब अच्छी वो पेंटिंग बनाता है। कुल मिला के ये कि 4 कोने की डिग्री कोई महत्व नहीं रखती। हाँ, आपके अंदर का हुनर महत्व रखता है, और वही हुनर आपको कहाँ से कहाँ, और ये जो तार होते हैं ना कब किसके जुड़ जाएं, और जुड़ते जरूर हैं। अब जैसे हम अपने से बता दें कि हमने पहले, इससे पहले जब हमारी जॉब नहीं लगी थी, हमने एक क्या कहते हैं
एक, अरे मैं क्या कहूँगी, यहाँ कानपुर में मैंने सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण किया था। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि उसके तार मेरे स्कूल में जुड़ेंगे। उसके बाद मैंने बीएड किया, जॉब लगी, और हुआ ये कि बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की ड्रेस मैंने स्वयं सिली, बच्चों के जो ज्वेलरी होती थी मैं स्वयं बनाती थी, और बच्चों का मेकअप इतना अच्छा करती थी कि लोग देख के मतलब कि वो बच्चे बिल्कुल परी जैसे बहुत प्यारे लगते थे जब खड़े होते थे, चाहे कोई मतलब रोल प्ले हो या कोई मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। तो वो काम यहाँ आया। कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप सीखते हो भविष्य में वो आपके काम आने वाला है, काम जरूर आना है। तो बस ये नहीं थोपना कि नहीं भाई तुम्हारे यही रास्ते हैं और हम नहीं कर पाए तो तुम्हें करना है, ये बिल्कुल नहीं। एक प्रश्न है मैम जो आज हम सब जानना भी चाहेंगे और लोगों को भी ये संदेश देना चाहेंगे। आपका शादी के पहले आपका मायका जिसको कहते हैं अपने यहाँ माँ का घर, वहां पर क्या आपकी इसी तरीके की चीजों के ऊपर रुचि थी और वहां पर आपके लिए क्या वहां पर भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ शादी के बाद तो आप बहुत अच्छे से सपोर्ट है ही, सबका सपोर्ट है आपको। हाँ। लेकिन क्या शादी के पहले भी इसी तरीके के कामों में आपकी रुचि थी और वहां पर भी क्या आपको सपोर्ट मिला? मायके में भी मैं अभी बात करती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ सबका सपोर्ट मिल रहा है तो सही है। मतलब यहाँ हमारे ससुर जी का भी मिला, मेरे पति का अभी भी सपोर्ट मिल रहा है, बच्चों का भी मिल रहा है। अब हम चलते हैं अब अपने अतीत के पन्नों में। तो मेरा यहीं पास में गांव है, 7 किलोमीटर में बड़गांव बताया मैंने। तो मेरे पिता कृषक, मेरे भैया वकील हैं, छोटे भैया भी इंजीनियरिंग करके वो खेती वगैरह करवा रहे हैं। और उस समय जब मैं पढ़ने आती थी, 8 के बाद ही शिक्षा शायद मेरी बंद हो जाती, फिर किसी तरह कह के गांव से निकले, साइकिल सीखी, यहाँ आए, GGIC आए। तो हमारे घर वालों ने सपोर्ट किया। तब लड़कियों को नहीं इतना पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं आगे पढ़ पाई। और गांव की शायद मैं पहली लड़की थी जिसने जॉब शुरू की थी हमारे गांव की। और उसके बाद ऐसे रास्ते खुले कि अब मतलब हमारे यहाँ की बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आती है, और वहाँ पर भी हमारे यहाँ मतलब मायके में एजुकेशन पे बहुत फोकस किया जाता है। सब ने सपोर्ट किया, मेरी भाभीयों ने सपोर्ट किया, मेरे बच्चे उनके पास रहते थे और मैं कहीं पढ़ रही हूँ या MA कर रही हूँ, इस तरह मतलब सबने बहुत सहयोग किया मेरा। शादी के बाद भी आपने एजुकेशन कंटिन्यू रखी? शादी के बाद ही मेरी एजुकेशन पूरी हुई है। इंटर के बाद मेरी शादी हुई, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बच्चे छोटे थे तो मेरी बहन, मेरी भाभियाँ सब बच्चों को आराम से रखती थी, मैं पेपर देने जा रही हूँ। तो दोनों तरफ से आपको दोनों तरफ से सहयोग मिला, माहौल आपके चारों तरफ का वो रहा है एनवायरनमेंट। हाँ। और आज मेरे भतीजे भतीजियां और जो भतीजे की पत्नियां, भतीज बहुएं सब जॉब में है। अरे वाह, मतलब स्टार्टिंग आपसे हुई और अभी तक वो चालू है और बहुत ही अच्छे से है। हाँ, बढ़िया। तो मैम आज की एक बारी मैं फिर से पूछना चाहूंगी, आने वाले यूथ के लिए आप थोड़ा सा कुछ ऐसा गाइडेंस। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार ही हमको बनाते हैं। तो आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि संस्कारों की थोड़ी कमी हो रही है। तो उन संस्कारों को क्या करना है कि मतलब लड़के और लड़कियों दोनों में संस्कार बहुत जरूरी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी लक्ष्य को उन्होंने सोचा है तो उस लक्ष्य को अंत तक पहुंचाएं, और वो भी सकारात्मकता से पहुंचाएं, और साथ ही अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, मुझे उम्मीद करता हूं आज का ये पॉडकास्ट आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मैं अभी बहुत सारी बात मैम से करनी रह गई, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे अभी हम लोग बात नहीं कर पाए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपको पसंद आता है ये पॉडकास्ट, सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा प्यार, लाइक चाहूंगा। कुछ कमियां हो तो उसको जरूर आप बताएं। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा अगर आपको इसका एक नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहिए, इसका पार्ट 2 चाहिए, तो जरूर आप कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे मैम से थोड़ा समय और निकालने के बीच में, और उसके बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे अगर आप कहेंगे तो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।